देखो लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था तुम्हें कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन, बताया था कि नहीं? एक दो क्वेश्चन रिवाइज कर लेते फिर आगे बढ़ते। हम सेंटेंस लिख रहे हैं, बताओ सभी लोग क्या सही क्या गलत है। ठीक है, किसी को बताना? कौन बताना चाहेगा? और बताओ, चलो स्वानी बताओ। पहला सही है, बताओ सभी लोग। मानी पहला सही है? क्यों लड़कों, पहला क्यों सही है तनिष? कॉमन पोजीशन है। अगर इस तरह सेंटेंस लिखा हुआ है तो कुल मिलाकर राघव एंड सोहन, अगर एक बार एपोस्ट्रॉफी आया तो दोनों का पोजीशन क्या है? समान रूप से है, जिस चीज़ पर भी पोजीशन है। तो मदर पर शो किया जा रहा है, तो भाई एक बार लगाया, इसके अलावा दोनों क्या है? कॉमन है। इसके अलावा दोनों भाई हैं और इन दोनों की माँ क्या होंगी? एक, और एक है इनकी मदर, इसलिए एक बार एपोस्ट्रॉफी एस और मदर। क्लियर होगी बात कि नहीं? आगे आ जाओ। देखो यहाँ पर ये एपोस्ट्रॉफी लगा है और यहाँ पर ये एपोस्ट्रॉफी लगा है, तो या तो यहाँ का एपोस्ट्रॉफी हटा दो तो राघव और सोहन की माँ एक हो जाएंगी। लेकिन मान लो राघव और सोहन तो अलग बडीज़ हैं, उनको दोनों को अलग अलग शो करना है ना, तो इसको बोलेंगे स्प्लिट पोजीशन। और अगर पोजीशन स्प्लिट हो गया तो जिस पर भी अधिकार है ना, ओनरशिप की जो भी थिंग है उस पर दोनों का अलग अलग होगा। अगर दोनों का अलग अलग है तो एक माँ कैसे हो सकती है? दो होंगी, और माँ दो होंगी तो प्लूरल होना चाहिए, क्या आएगा? मदर्स। समझ गए कि नहीं? तो जब भी स्प्लिट पोजीशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्लियर? आगे आ जाओ। इंडियाज एंड इजिप्ट सिविलाइजेशन, इसमें क्या सही है क्या गलत है? सही है। देखो इंडिया अलग है, इंडिया की जो सभ्यता है वो अलग रही है, और इजिप्ट अर्थात मिस्र की अलग रही है, और दोनों के अलग अलग हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। सेम हो गया सेंटेंस। कर लोग सभी लोग कि नहीं? सेम अगर होती इनकी अगर, तो एक बार एपोस्ट्रॉफी आता। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसको रब कर दें। सेंटेंस सभी लोग लिख लो जल्दी से। सभी लोग ये तीनों सेंटेंस में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करके दिखाएं हमें जल्दी से।
कोई ऐसा जो सभी बता सकता हो? कोई प्रयास किया किसी ने? बताओ लक्ष्मी सिंह, पहला क्या होगा? पहला सही है, पहला सही लक्ष्मी सिंह के हिसाब से। अगला बताओ समीक्षा। ये भी सही इस हिसाब से है ना? तीसरा भी सही इस हिसाब से। तीसरा सही नहीं है, दूसरा सही है। कौन सही है? तुम तो मैडम हो, काफ़ी हायर क्लासेस का एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हो। क्या होगा इसमें? देखो, जब कई वर्ड्स मिलके एक कॉमन नाउन फॉर्म करते हैं तो उस नाउन को कंपाउंड नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। तो कभी भी किसी कंपाउंड नाउन में हम अगर ओनरशिप शो करनी एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हुए, तो हमेशा ही हम एपॉस्ट्रोफी एस जो होता है वो सबसे लास्ट में प्रोवाइड करते हैं उसको। दैट मीन्स एपॉस्ट्रोफी एस इज प्लेस एट द लास्ट वर्ड। ठीक है ना? लास्ट वर्ड जो होगा कंपाउंड नाउन का, उस पर उसको यूज़ करते हैं। तो ये कंपाउंड नाउन क्या होता है? पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, जब कई वर्ड्स मिलके कॉमन एक नाउन फॉर्म करें। जैसे देखो, ब्रदर है अपने आप में क्या है? एक वर्ड, एक वर्ड, एक वर्ड, तीनों ने मिलके क्या बनाया? एक सिंपल नाउन, कॉमन नाउन बनाया कि नहीं? मतलब कॉमनली इन्होंने एक नाउन बनाया, कॉमन नाउन नहीं बनाया। ठीक है ना? तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? हालांकि है भी एक कॉमन नाउन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड नाउन। तुमने सुना होगा सेंटेंस, आई रैन अ 5 माइल रेस, आई हैव अ 10 रुपी नोट। तो क्या 10 रुपीज़ नोट लिखते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 10 रुपीज़ लिख देंगे तो नोट से अलग हो जाएगा वो, जबकि हमें बताना है 10 रुपये का नोट, तो 10 अलग, रुपी अलग और नोट अलग, साथ साथ लिखा जाएगा। तीनों क्या है आपस में? कंपाउंड नाउन। समझ रहे हो कि नहीं? तो नोट के लिए 10 रुपी क्या है? उसका कंपाउंड। 10 रुपी के लिए नोट क्या है? उसका कंपाउंड। ऐसे क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड नाउन। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो ये सभी कंपाउंड नाउन दिए गए। तो जब भी कंपाउंड नाउन में हमें एपॉस्ट्रोफी लगानी होती है तो एपॉस्ट्रोफी को ऐसे लिख लो, एपॉस्ट्रोफी इज प्लेस्ड एट द लास्ट वर्ड। तो लास्ट वर्ड क्या है यहाँ पे? ब्रदर इन लॉ। तो एपॉस्ट्रोफी कहाँ आएगा? यहाँ पर। कमांडर इन चीफ, एपॉस्ट्रोफी कहाँ आएगा? यहाँ पर। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? और यहाँ पर कहाँ आएगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, इसी को सांसद बोलते हैं, तो पार्लियामेंट। समझ में आ गया सभी को? किसी को डाउट? क्लियर होगी बात कि नहीं? जल्दी से नोट कर लो। हाँ अच्छा, यहाँ ये गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, सेंटेंस गलत है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं। एक मिनट रुकना। अब तो सही है, ये कह रही थी, सॉरी वो लिखना भूल गया। ठीक है ना? तो ऐसे लिख लो। अब तो ठीक है ना? ये ओनरशिप हो जाएगी इस पर, ओनरशिप दिखानी किसकी? कंपाउंड नाउन की अनदर नाउन पे। तो एपॉस्ट्रोफी कहाँ आएगा? सबसे लास्ट वर्ड पे। ठीक है? बाकी सही है ना? किसी को कुछ ना आ रहा हो? समझ में आ रहा तुम्हें? देखो, कंपाउंड नाउन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस बात का होता है जब उसका हम प्लूरल बनाते हैं या फिर जब उसमें हम एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये उठती है कि एपॉस्ट्रोफी का यूज़ कहाँ किया जाए और सिंपल जो प्लूरल फॉर्म के लिए ऐसे यूज़ हो रहा है वो कहाँ किया जाए। जैसे हमारा कोई कंपाउंड नाउन दिया गया, तो इस कंपाउंड नाउन में दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है ना? हम इसका पॉजिटिव केस बनाएं या फिर इसके लिए हम किसी प्लूरल फॉर्म को लिखें। तब बात ये आती है कि एस का या एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कहाँ करेंगे। भाई पॉजिटिव केस है तो जिस चीज़ पर ये ओनरशिप होगी हम क्या लगाते हैं? एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? और अभी हमने बताया कहाँ पे? एट द लास्ट वर्ड।
ऑफ द गिवन कंपाउंड नाउन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और जब भी प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस। प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या लगाएंगे, एस या ई एस। लेकिन ये एस या एस लगाएं कहाँ पे, तीनों वर्ड्स में या चारों वर्ड्स में? ये हम लगाते हैं मेजर वर्ड पे। कहाँ लगाते हैं, इज प्लेस्ड विद द मेजर वर्ड। तो ये मेजर वर्ड क्या होता है, जैसे देखो, जैसे कहीं लिखा हुआ है स्कूल इंस्पेक्टर, ठीक है ना। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसको हम पॉजिटिव केस के फॉर्म में यूज़ करें, या फिर इसको हम प्लूरल चेंज करना चाहें। अगर इसको हम पॉजिटिव केस में चेंज करना चाहेंगे तो सिंपली हमने क्या बताया, हम यहाँ पर लास्ट में इसके क्या कर देंगे, अपॉस्ट्रोफी यूज़ कर लेंगे। लॉजिक तो यही ना। पॉजिटिव केस में क्या होता है, अपॉस्ट्रोफी इसका यूज़ लास्ट वर्ड पे। ये कंपाउंड नाउन नहीं, स्कूल इंस्पेक्टर। लेकिन अगर हमें इसका प्लूरल क्रिएट करना है तो हमें क्या करना होगा, हम मेजर वर्ड पे, जो इसमें मेन वर्ड है, उस पे लगाएंगे। भाई स्कूल इंस्पेक्टर में क्या होगा, स्कूल्स इंस्पेक्टर क्या होगा, क्या होगा, स्कूल इंस्पेक्टर्स, क्योंकि यहाँ का जो मेजर वर्ड है वो क्या है, इंस्पेक्टर। तो हम क्या कर देंगे इसको, इंस्पेक्टर्स। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये वही रहेगा। क्लियर होगी बात सभी को? सेंटेंस जैसे हम लिख रहे हैं, बताओ, जैसे हमने लिखा है एक, ये सेंटेंस जैसे मान लो दिए गए, हमें इसका प्लूरल और पॉजिटिव फॉर्म क्रिएट करनी, कैसे करेंगे देखो, कोई बताना चाहेगा? चलो हम बता देते हैं। पासर बाई माने होता है राहगीर। क्या होता है, राहगीर, जो पास से गुजर रहा हो। तो पासर बाई के लिए अगर हमें ओनरशिप क्रिएट करनी, पॉजिटिव केस यूज़ करना है, तो कहाँ पर, लास्ट में। ये हो गया इसका क्या, पॉजिटिव केस। बात समझ आ रही कि नहीं, ये हम लिख दे रहे हैं। पॉजिटिव केस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बाई के बाद में क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस। ये वर्ड वही रहेगा। क्लियर? और अगर हमें प्लूरल फॉर्म यूज़ करनी तो फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है समीक्षा, पासर या बाई? पासर ना, जो गुजर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, पासर्स। प्लूरल हो गया कि नहीं? भाई प्लूरल में सिंपल सी बात, ऐसे ही से लगाना होता है। पासर में क्या लगा देंगे, एस, क्या हो जाएगा, प्लूरल। आगे आ जाओ मेजर जनरल। तो मेजर जनरल में क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, पहली बात तो अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव केस। और इसमें साथ साथ ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, कि अगर इसका मैं प्लूरल क्रिएट करना है तो मेजर जनरल में इंपॉर्टेंट क्या होता है, मेजर वर्ड कौन होता है, जनरल। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं बात समझ आ रही? मेजर नहीं होता है, क्या होता है, तो मेजर्स जनरल नहीं होगा, क्या होगा, मेजर जनरल्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलोगे तो नहीं। ये हो गया क्या इसका, पॉजिटिव केस, और ये क्या हो गया इसका, प्लूरल फॉर्म। ऐसे वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस में क्या हो, पहले अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, ये क्या हो गया तुम्हारा, पॉजिटिव केस। और प्लूरल फॉर्म यूज़ करनी तो क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट, सॉरी यहाँ से लगेगा। भाई प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, इसमें मेजर वर्ड, क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट्स। क्लियर? ऐसे सिस्टर इन लॉ, अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ आएगा, यहाँ पर। लेकिन इसको प्लूरल बनाना है तो क्या होगा, सिस्टर मेजर वर्ड है ना, तो क्या हो जाएगा, सिस्टर प्लूरल, सिस्टर, सिस्टर्स, तो सिस्टर्स इन लॉ। किसी कोई दिक्कत, कर लोगे, पूछना हो तो पूछो। सभी का आगे समझ में, नोट करो।
एक सेंटेंस जरा बताओ, मैं मानवी बताएगी। मानवी, हमने लिखा है कोई बोलेगा नहीं और मानवी के अलावा, ध्यान रखना। मानवी, इसमें प्लूरल क्या होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में? और क्या होगा? मेंबर प्लूरल होगा, पार्लियामेंट नहीं होगा। इसमें मेजर वर्ड कौन है? किसको प्लूरल होना चाहिए? हैं? मेंबर को होना चाहिए ना, कि पार्लियामेंट को होना चाहिए प्लूरल? भाई एपोस्ट्रोफी से सीधे यहाँ यूज हो जाएगी। भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंपाउंड नाउन है, इन तीनों के मिलने से कोई एक वर्ड जनरेट हो रहा है ना, जिसको सांसद बोलते हैं हिंदी में, तो एपोस्ट्रोफी एस तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल बनाते टाइम तुम्हें देखना होगा इसमें मेजर वर्ड कौन सा है। विचार करो कि तुमने यहाँ पे पार्लियामेंट में एस लगा दिया है, तो सदस्य तो एक ही है, संसद बहुत सारी हो जाएंगी। ऐसा हो सकता है बहुत सारी संसदों में कोई एक व्यक्ति बैठता हो, एक संसद में बहुत लोग बैठते हैं, तो मेजर वर्ड प्लूरल किसको होना चाहिए? मेंबर को। इसलिए हम क्या करेंगे? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कोई डाउट तो नहीं रह गया? आप कर लोगे? ठीक है, तैयार करो, हम तुम लोग को दे रहे हैं एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज करो उसके बाद, ठीक है? नोट कर लो जल्दी से। यहाँ तक किसी को भी इंग्लिश में कुछ पूछना हो, अभी तक नाउन का जितना भी हमने पढ़ाया उससे कुछ ही पूछना, पूछ सकते हो। अभी कोई डाउट रह गया हो पूछो, 5 मिनट हम दिए, जल्दी से। नाउन से तुम्हें कुछ ही पूछना हो, 5 मिनट दिए क्वेश्चन पूछने के लिए, मतलब क्वेश्चन पता करने के लिए। जल्दी से पता करो, तुम्हें कुछ पूछना हो। अगर डेली रिवाइज ही नहीं करते हो तो क्या पूछोगे? जल्दी से, कुछ पूछना है किसी को? है? नहीं पूछना है? कोई बात नहीं, हाँ पूछो। क्या? देखो, कन्या का प्रश्न है, प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स नहीं आया इनको, ठीक है ना? हमने बताया था प्रीफिक्स, इनफिक्स, सफिक्स बना के हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर हमें कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करने हैं, इसमें मैं तुम्हें बताए थे सफिक्सेस। क्या बताए थे? सफिक्स। सफिक्स 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड, और क्या होता है? यहाँ पे क्या लिखा है तुमने? हैं? एफिक्स, सॉरी। देखो, तो एफिक्स की 3 कैटेगरी, प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स। हिंदी में 2 होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। समझ रहे हो कि नहीं? हिंदी में तुमने देखा होगा कि तुम कुछ भी नया जोड़ दो तो बीच वाला जो वर्ड होता है वो चेंज नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता ना। जैसे मानव, तो क्या हो जाएगा? मानवता हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो सफिक्स तो जोड़ा हमने, लेकिन क्या मीनिंग चेंज होती? नहीं। तो इंग्लिश में लेकिन ऐसा होता है, मीनिंग चेंज होती कई बार। जैसे हम एक वर्ड ले लेते हैं, कोई भी एक वर्ड ले लो, कोई भी एक वर्ड बताओ जल्दी से हमें। जैसे हमने ले लिया क्या लोग बताओ? हम ले लेते हैं एडमिट। क्या ले लिया? एडमिट। तो एडमिट एक वर्ड है, हमें एडमिट में ऐसा कुछ यूज़ करना है कि ये क्या बन जाए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एडमिट तो अपने आप में एक वर्ब है ना। एडमिट मतलब होता है प्रवेश करना। स्कूल में एडमिट होता है ना, कोई होता है कि नहीं? लेकिन जब एडमिट फॉर्म में यूज़ होगा तो ये एक वर्ब होगी, लेकिन इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है हमें, तो हम इसमें क्या लगाते हैं? ION लगाते हैं। लेकिन क्या होता है, ये वाला जो T होता है ये फिक्स हो जाता है। तो भाई ये जो ION हुआ ये तुम्हारा सफिक्स हो गया। एक चीज़, ION क्या है यहाँ पे? सफिक्स। इसके लगाने से ये वर्ड चेंज हो गया और ये क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक भाववाचक संज्ञा। एडमिशन मतलब प्रवेश। प्रवेश को देख सकते हो, छू सकते हो, वो कॉमन प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव है, क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
लेकिन IUN लगाने से इस टी में बदलाव होगा। अब ये क्या हो जाएगा ADMI, और यहाँ क्या हो जाएगा SS, और ये हो जाएगा। तो TIUN ना कि क्या हो जाता है, हो जाता है कि नहीं। इसको बोलते हैं मीनिंग को अपने अंदर ही फिक्स करना, अर्थात इनफिक्स करना। इसी को पूछना होगा मेरे हिसाब से। अब तो आ गया समझ में। तो यही इनफिक्स होता है कि किसी भी सफिक्स को ऐड करने से अगर जो रूट वर्ड है, मेन वर्ड है इसका, इसको रूट वर्ड बोलते हैं, उसकी मीनिंग में बदलाव हो जाए। तो इस तरह से ये मीनिंग क्या करती है, रूट वर्ड क्या करता है, ये अपने अंदर की स्पेलिंग जो होती है इसको फिक्स कर लेता है इस सफिक्स के अकॉर्डिंग, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनफिक्स। क्लियर। बाकी प्रीफिक्स सफिक्स पता ही है तुम लोग, नहीं पता है क्या। जैसे कंफर्ट लिखा है कहीं पे, कंफर्ट, कंफर्ट माने आराम होता है कि नहीं। और कंफर्ट अपने आप में रूट वर्ड हो गया, बेसिक वर्ड, लेकिन किसी को कंफर्ट ही नहीं कहीं पे, तो हम इसमें क्या लगा देंगे डिस, और ये क्या हो जाएगा डिसकंफर्ट। तो नया वर्ड हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे डिस क्या है, ये क्या है यहाँ पे प्रीफिक्स है, क्योंकि इसको हमने आगे ऐड किया। क्लियर होगी बात कि नहीं। अब भी कोई दिक्कत, कर लोगे, रफ कर दें। जैसे एक और वर्ड देख लो, जैसे गुड देख लो, बहुत सारे हो सकते हैं, बताए थे मैंने। गुड को हमें क्या बनाना है, गुड माने क्या होता है अच्छा, और देखो गुड अपने आप में एक एडजेक्टिव है। गुड क्या है अपने आप में, एडजेक्टिव, ये नाउन नहीं है। इस एडजेक्टिव को अगर हमें क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो हम इसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं, नेस। तो गुडनेस माने क्या हो जाएगा, भलाई, अच्छाई, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे नेस क्या है, सफिक्स है, लेकिन सफिक्स प्रीफिक्स ऐड कर रहे हो, वर्ड सेम रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सफिक्स के ऐड करने से मीनिंग चेंज हो जा रही है, तो इसी को बोलते हैं इनफिक्स होना। तो एफिक्स 3 टाइप के होते हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स, जिसमें मेन होते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स, जो आगे और पीछे जुड़ते हैं। लेकिन जो सफिक्स कई बार ऐसे जुड़ता है कि उसकी मीनिंग को चेंज कर देता है। तो सफिक्स के अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज होती है, प्रीफिक्स से मीनिंग कभी चेंज नहीं होती, देख लेना कभी। होती क्या, नहीं होती, होती नहीं होती, होती, पता करके आओ कहाँ होती है, ठीक है। ऐसे वर्ड ढूंढ के लाना, ये आज का वर्क है। और कुछ पूछना किसी को हैं, और कुछ पूछना हो किसी को, नहीं, रब कर दें। सभी को हो गया, नाउन सभी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, तो हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलो हम कुछ कलेक्टिव नाउन के वर्ड्स लिख रहे हैं, ठीक है ना, उनको तुम्हें बताना है। जैसे सेट ए देखते हैं हम लोग, सभी लोग सीट निकाल लो अपनी, हमें बोलते जाओ जरा। जैसे लिखा हुआ पहला, हम कुछ करा रहे हैं, बाकी तुम लोग कर लोगे, ठीक है ना, आंसर दिए हुए हैं। ए बातें ना करो, जल्दी जल्दी नोट करो। कुटना है क्या तुम, सभी लोग नोट कर लिए, थोड़े थोड़े से बताते जा रहे हैं हमारे एक्सरसाइज से, बाकी अपना कर लेना, ठीक है ना। सारे बताएंगे, टाइम लगेगा, जल्दी नोट करो। देखो ये जितने भी सेट दिया हुआ है, ये ह्यूमंस के लिए दिया गया है। किसके लिए, मानवों के लिए। मानवों के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं के सिपाही होते हैं, वही सिंगर होते हैं, वही सेलर होते हैं, मतलब वही, मतलब ह्यूमन ही, म्यूजिशियंस होते हैं, क्रूक्स होते हैं। तो जितने भी यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं कलेक्टिव नाउन के, वो सभी ह्यूमंस के लिए दिए गए हैं, तो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है ना। वोकैब्स का काम भी करते हैं, कई बार आते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं, मतलब विद्यार्थियों का समूह क्या बोलते हैं हम, क्लास। तो ये तो बोला जाता है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, और कुछ ही बोलते हो। ऐसे सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, आर्मी। तो आर्मी में ए आ रहा है, इसलिए एन लिख दिया यहाँ पे, क्लियर। इसका सिंगर्स के ग्रुप क्या बोलते हैं, कॉयर, अ कॉयर ऑफ सिंगर्स, क्या बोलते हैं, अ कॉयर ऑफ सिंगर्स। सेलर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कभी मूवी देखी है ऐसे, इसमें सेलर्स, नाविक, सेलर क्या होते हैं, नाविक जो नाव चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रू बोलते हैं।
देखा नहीं क्या? गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में नहीं देखा था क्या? गॉडजिला में, सॉरी। तो वहाँ पे क्रू होता है ना उनका, तो अ क्रू ऑफ सेलर्स। ऐसे जो म्यूजिशियंस का ग्रुप जो होता है, संगीतज्ञों का जो गाते बजाते हैं, उसको बैंड बोलते हैं। शादी में देखा बैंड लगते हैं, तो किस लिए? क्योंकि वहाँ म्यूजिशियंस होते हैं, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। क्रूक्स जरूर पढ़ा होगा तुमने, लेंचो वाले टॉपिक में पढ़ा था कि नहीं 10th में? अ लेटर टू गॉड बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, बोलता है ना, कभी ध्यान तो दो। क्रूक्स मतलब बेईमान, है ना? तो बेईमानों का समूह क्या बोलते हैं? बंच। समझ गया कि नहीं? ये एक अलग चीज़ है कि बंच हम अंगूरों के गुच्छे को भी बोलते हैं कि नहीं? वो अलग चीज़ हो गई, तो भूलना मत ये बात। तो ये सारा सेट जो सेट ए दिया गया है, ये किसके लिए है? ह्यूमंस के फॉर्म में जो यूज़ करते हैं हम कलेक्टिव नाउन, उनका है। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम दूसरा सेट लिखते हैं। देखो ये ह्यूमंस के लिए हो गया ना, सेट बी करते हैं। रैंडम बोल दो यार, एक लोग बोले, कोई मार्कर कहाँ गए यार? यहाँ रखे सारे, उठाओ बोलो, सेट बी बोलो, कुछ भी बोल दो, 5-6 बोल दो, स्टार्टिंग से बोल दो, जल्दी बोलो। अरे बोलना नहीं है। अच्छा यही लिखा हुआ है क्या? ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के उस कलेक्टिव नाउन को पहचान करना है। जैसे जो कैच होता है वो फिश का समूह होता है, कैच भी फिश का समूह होता है, हॉल भी फिश का समूह होता है, दोनों में डिफरेंस है, वो आगे देखते हैं ना। तो यहाँ पर हम एनिमल्स के लिए डिसाइड करने जा रहे हैं। हमें पता करना है कि यहाँ जो कलेक्टिव नाउन दिया गया है, सुनो, ये जो कलेक्टिव नाउन दिया गया है ये किस एनिमल के लिए आता है, उस एनिमल के ग्रुप को यहाँ लिखना है। समझ गए? उल्टा दिया है भाई, ऑफ के बाद जो आता है वो तो कलेक्टिव नाउन जिनके लिए है उनका ग्रुप होगा ना, वो होंगे। और उस ग्रुप को कहते क्या, वो यहाँ लिखते हैं। जैसे हमने लिखा है एन आर्मी ऑफ सोल्जर, तो सोल्जर्स यहाँ आएंगे। और सोल्जर्स का ग्रुप जो होता है, कलेक्टिव नाउन क्या है यहाँ पे? कैच। ये दिया है पहले से ही, लेकिन किसके लिए कलेक्टिव नाउन है वो बाद में भरना है, थोड़ा चेंज है, बात तो वही। अगला बोलो। मर्डर ऑफ, फिर स्पेलिंग सही लिखी हमने। और बोलो। अगला बोलो। कैनल, फिर हाँ स्पेलिंग बोलो। अच्छा चलो आगे बोलो। हैं? जू ऑफ, जू नहीं होता है, जू क्या बोलते हैं? ये जू नहीं बोले कोई, नहीं जू चले जाओगे। जू ऑफ, ठीक है ना, जू नहीं बोलना आता तुम्हें। बातें मत करो। देखो भाई, तो हमें यहाँ पे वो कलेक्टिव नाउन लिखना है जिसके लिए कलेक्टिव नाउन, सॉरी वो वर्ड लिखना है जिसके लिए कलेक्टिव नाउन आया है। बेसिकली एनिमल्स के लिए लिखना है यहाँ पे। तो कैच किसका ग्रुप होता है? फिश का। और फिश को प्लूरल में क्या लिखते हैं? फिश ही लिखते हैं, ठीक है ना। अगर फिशेस लिख दोगे तो डिफरेंट काइंड की फिशेस हो जाएंगी, ठीक है। मर्डर किसका होता है? किसका ग्रुप होता है? अरे तुम लोग बोलते गए, पढ़ाई नहीं। किसका ग्रुप होता है मर्डर? मतलब बोल देते हो कुछ भी, है ना। चलो ठीक है, हमें लगा कि चलो हम ही डिपेंडेंट हो तो सारा पढ़ लिया करेंगे। अब मर्डर ऑफ क्रोज, तो हम ये कह क्या रहे हैं? यहाँ जो देखो लिख रहे हैं हम, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। हमने स्टूडेंट्स लिखा था, यहाँ पे सोल्जर्स लिखा था, सभी प्लूरल थे कि नहीं? क्योंकि कलेक्शन तो प्लूरल का होगा ना, कि एक का कलेक्शन हो जाएगा, कई लोगों का कलेक्शन बनता, उस कलेक्शन को यहाँ लिखते हैं। ये कलेक्टिव नाउन ये है, किसका है? कौवों का, क्रोज का। हाइव किसका होता है? मधुमक्खियों का, तो यहाँ बीज हो जाएंगे। ऐसे जो कैनल होता है ये कुत्तों का होता है, डॉग्स का होता है, अ कैनल ऑफ डॉग्स। इसी प्रकार जो लिटर होता है ये कुत्ते के बच्चों का होता है, कुत्ते के बच्चे बोलते हैं पपी। प्लूरल में लिखना क्या हो जाएगा? पपीज। ऐसे जो जू होता है ये किसका होता है?
वाइल्ड एनिमल्स का। किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आ रही ना, कर लोगे। तो देखो हमें ही बताया था अ कैच ऑफ फिश भी होता है और अ हॉल ऑफ फिश भी होता है। तो एक कैच और हॉल में डिफरेंस क्या होता है? एक मछुआरा था, वो मछलियाँ पकड़ने गया, उसने एक बार अपनी तीर चलाई, वो नहीं वो कांटा होता है, और उसमें 3 मछलियों का एक साथ शिकार कर लिया। तो जो मछलियों ग्रुप है ना उसको क्या बोलेंगे? कैच। लेकिन उसने एक बार में 3 मारी, एक बार फिर से मारा, तब 1 आई, फिर 5 आई, फिर 2 आई, 7 आई, उसने एक साथ उनका ढेर बना दिया, पूरा उनका ग्रुप रखा हो मरी मछलियों का, उसको क्या बोलेंगे? हॉल। समझ गए? तो डिफरेंस है मछलियों का ही, कैच क्या होगा और हॉल क्या होगा। क्लियर? तो इसकी पूरी एक्सरसाइज तैयार कर लेना, ठीक है ना। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, सेट बी तक सभी लोग तैयार कर लेना, ठीक है। करके लाओगे, आगे भी रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नाउन पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है ना। मैंने बताया था नाउन 4 तरह से पढ़ेंगे। पहला पार्ट में क्या पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा था? विजिबल, जो नाउन विजिबल होते हैं, ठीक है ना, पहली कैटेगरी थी। सेकंड कैटेगरी थी जिनको हम फील कर सकते हैं नाउन को। थर्ड थी जिसमें हमने यूनिट पढ़े थे। और फोर्थ हमने बोला था जो इक्विवेलेंट होंगे नाउन के, ठीक है। ये 4 कैटेगरी पढ़नी थी हमें। कौन सी? विजिबल, फेल्ट ओनली, यूनिट एंड इक्विवेलेंट टू अ नाउन। इस 4 प्रकार से नाउन को पढ़ना था। इसमें विजिबल और फेल्ट ओनली हम पढ़ चुके थे, ठीक है ना। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था कंपाउंड नाउन, पढ़ा था कि नहीं? आज पढ़ने आ रहे हैं यूनिट, ठीक है ना। यूनिट के बेहाफ पे नाउन को हेडिंग डालो सभी लोग, यूनिट। इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, तो लोग पहले तो उनको एनालाइज करो और करने का प्रयास करो, फिर हम बताते हैं क्या करके। यूनिट कि नाउन को यूनिट के फॉर्म में किस प्रकार से यूज किया जा सकता है, ठीक है। लिखो। ये सेंटेंस सभी लोग करके देखो एक बार, फिर हम बताते हैं। जल्दी चेक करो। किसी को आए हैं? चलो हम बताते हैं। देखो देखो हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट। तो यूनिट 2 प्रकार की होती है। एक कैटेगरी होती है डेफिनेट और एक होती है इनडेफिनेट, ठीक है ना। या तो इकाई निश्चित होगी या अनिश्चित होगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसे हम डेफिनेट की अगर बात करें कि अगर यूनिट मेरी क्या है? डेफिनेट। तो डेफिनेट की कैटेगरी में 2 चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल के लिए एक चीज़ समझो पहले। जैसे हमारा कभी न्यूमरल आ रहा है, कोई अंक आ रहा है, ठीक है ना। जो चीज़ न्यूमरल को रिलेट कर मतलब डिनोट करती हो वो चीज़ आ रही हो, इसके बाद हमारी यूनिट दी जाएगी और प्लस के बाद क्या होगा? कोई नाउन होगा स्पेसिफिक। ये 3 चीज़ें होंगी। मेरी बात समझ में आ रही? न्यूमरल दिया होगा, उसके बाद कोई यूनिट होगी और कोई नाउन होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो न्यूमरल होता है वो तो लिखा ही रहेगा, वो तो यहाँ पे होगा ही। यूनिट जो होती है हमेशा क्या लिखी जाती है? सिंगुलर। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? यूनिट क्या लिखी जाएगी? सिंगुलर। और जो नाउन होगा ये क्या होगा? प्लूरल। भूलेगा तो नहीं कोई? चलो पढ़ लेते हैं जरा। देखो जैसे लिखा रवि परचेज 2 डजन पेन्स, तो यहाँ पे 2 का यूज़ किया गया, ये न्यूमरल है। पेन यहाँ का नाउन है और जो डजन्स है वो यूनिट है। डजन, स्कोर, फुट, ठीक है ना, इंच, मीटर, सेंटीमीटर, ये सभी यूनिट ही तो हैं, नहीं क्या?
तो अगर यहाँ पे यूनिट दे रखी है डजन्स, ये किस में दे रखी है? प्लूरल में। जबकि हमने क्या बताया कि अगर न्यूमरल के बाद नाउन के पहले कोई अगर यूनिट आ जाए तो हमेशा क्या होती है? सिंगुलर। तो यहाँ पर जो एस है ये गलत, क्या होगा? 2 डजन पेन्स। अब ऐसा ही हो गया। किसी कोई दिक्कत? एस का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट क्या होगी? सिंगुलर। अगला सेंटेंस देखते हैं, महिमा सेंट 3000 रुपीज़। सिमिलरली 3 यहाँ पे न्यूमरल है, रुपीज़ प्लूरल है, सही है, कोई बात नहीं। अगर मान लो रुपी लिखा होता रुपीज़ करना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो थाउजेंड्स लिखा हुआ है ये अब प्लूरल करके लिख दिया है, जबकि ये यूनिट है, न्यूमरल के बाद आ रही है, नाउन के पहले आ रही है, तो इसलिए हमेशा क्या रहेगी? सिंगुलर। और इस वजह से यहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, तो ये कहना गलत हो जाएगा। थाउजेंड्स रुपीज़ क्या सही है? महिमा सेंट 3000 रुपीज़। क्लियर। आगे देखो, देयर वॉज अ 5 फीट स्नेक। तो फिर से देखो, नाउन दिया है, ये यूनिट दे रखी है और ये न्यूमरल दिया हुआ है। जैसे ने पहले बताया कि यहाँ पर स्नेक जो है वो तो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है ना भाई। रुपी जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, है ना। यहाँ पे प्लूरल का केस और कई बार सिंगुलर का केस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ दोनों चीज़ें लिख लो, सिंगुलर भी होता है कई बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही आ सकते हैं। क्लियर। तो स्नेक के अकॉर्डिंग भाई स्नेक तो एक ही होगा, उसकी लंबाई की बात की जा रही कि नहीं। तो तुमने न्यूमरल के बाद यहाँ जो यूनिट यूज़ की फीट, ये अपने आप में रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि प्लूरल में यूज़ कर दी गई है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ होगा सिंगुलर, इसलिए क्या हो जाएगा? फुट। तो 1 फुट होता है, लेकिन अगर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 तो वो फीट हो जाता है, क्योंकि प्लूरल हो जाएगा। यही फुट और फीट का डिफरेंस होता है। तो देयर वॉज अ 5 फुट स्नेक। क्लियर। अगला, देव ब्रोक अ 20 इंचेस स्टिक। फिर से वही 20 न्यूमरल, स्टिक आगे दी हुई है, तो इंचेस प्लूरल कैसे हो जाएगा? इसलिए यहाँ एस कहना गलत हो जाएगा, ई एस यहाँ पूरा हट जाएगा, ई हट जाएगा। तो 20 इंच स्टिक। किसी कोई दिक्कत? यहाँ समझ में आ रहा है सभी के? नहीं। अब आगे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं तुम यहाँ देखो, क्या यहाँ न्यूमरल तो दिया है, देखो ये न्यूमरल दिया है, उसका क्या दिया हुआ है? यूनिट। ये देखो न्यूमरल दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ देखो ये नाउन दे दिया गया, सॉरी यूनिट दे दी गई, फिर न्यूमरल है, फिर यूनिट है, न्यूमरल है और यूनिट है। एक स्पेसिफिक नाउन नहीं दिया गया कोई। तो ये सेकंड केस बनता जाके, जिसमें क्या होगा? तुम्हारे न्यूमरल के साथ क्या दे दी जाएगी? न्यूमरल प्लस यूनिट होगी। तो ऐसे में 2 कैटेगरी होती है, ठीक है ना। पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है प्रिसाइज थिंग्स की, ठीक है ना, जो कॉम्पैक्ट हो अपने आप में। कैसी हो? कॉम्पैक्ट हो। कॉम्पैक्ट उनको बोलते हैं जिनका अपने आप में एक सेंस होता हो, ठीक है ना। हैव अ सेंस इन इटसेल्फ, उनको हम क्या बोलेंगे? कॉम्पैक्ट। मेरी आवाज़ समझ में आ रही सभी की? नहीं। और जो दूसरी कैटेगरी होगी वो जो नॉन कॉम्पैक्ट होंगी। क्या होंगी? नॉन कॉम्पैक्ट। तो होता क्या, जो कॉम्पैक्ट होती हैं भाई, न्यूमरल के साथ सिर्फ यूनिट आ रही, नाउन की कोई बात ही नहीं आगे वाले की। तो जो यूनिट होगी वो कैसी होगी? न्यूमरल नहीं, ये यूनिट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे समझ लेना, ये यूनिट की बात कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर होगा और यूनिट इस प्रकार की हो सकती हैं 2। तो सेंस जिनका होता है वो क्या क्या होते हैं? जैसे तुम देखा हो, जैसे रुपी हो गया, खुद में सेंस है कि नहीं? मुद्राएं सारी देख लो, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, और जैसे डे हो गया, ईयर, मंथ, ऐसा है कि नहीं। नॉन कॉम्पैक्ट में क्या क्या आ जाएगा? जैसे तुम्हारा इंच, फुट, स्कोर, डजन और 1000, मतलब इसी तरह के ना। अब सेम हो जाएंगे 100, लाख एटसेट्रा। ये क्या है? ये नॉन कॉम्पैक्ट है, ठीक है ना। इनका खुद में मीनिंग नहीं होता है, इनको एक नाउन चाहिए। क्लियर मेरी बात? तो जिनका खुद में सेंस होता है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, जिनका खुद में यूज़ है, इसमें हम क्या एस का यूज़ करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, और इसमें एस का यूज़ नहीं करेंगे।
बात समझ में आ रही कि नहीं? किसी को डाउट? पक्का ना? तो ऐसे सेंटेंस पहला लिखा हुआ है, विशाल स्पेंड 6 days। तो देखो यहाँ न्यूमरल आ रहा है, उसके बाद ये जो दी गई यूनिट ये अपने अपने कॉम्पैक्ट है। डे का मतलब दिन होता है, उसको किसी नाउन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ डेज हो सकता है, इसलिए सेंटेंस सही है अपने आप में। हमने बताया ऐसे ऐसे इसमें लग सकता, उनमें नहीं लगेगा। अगला दे नीड $15, तो $15 लिखा हुआ है, ये अपने आप में क्या है? सही है, ये डॉलर्स लिखा हुआ है। इसका विवेक बॉट 2 डजन, ये भी अपने आप में क्या है? सही, क्योंकि देखो डजन जो है इसका अपने आप में सेंस नहीं होता है, नॉन कॉम्पैक्ट है, इसको एक नाउन चाहिए, है ना। 2 डजन क्या है, उसका मीनिंग क्लियर है क्या? 2 दर्जन क्या खरीद उसने? अंडे, मुर्गियाँ, बतासे, पता नहीं, इसलिए क्या होगा यहाँ पे एस नहीं लगेगा, इसलिए ये भी सही है। अगला, राधिका डोनेटेड 5000। राधिका ने 5,000 थोड़ी ना होता है, क्या होता है 5,000, हिंदी समझ सकते हो। तो इसलिए 1000 का अर्थ तब तक क्लियर नहीं है इस यूनिट का जब तक नाउन ना हो, ठीक है ना। ये अपने आप में नॉन कॉम्पैक्ट है और नॉन कॉम्पैक्ट में ऐसे एस नहीं आता, इसलिए यहाँ पे एस हट जाएगा। सेंटेंस क्या होगा? राधिका डोनेटेड 5000। सभी समझ में आए? ये पहली कैटेगरी में यूनिट में पड़ी डेफिनेट के केस की। तो डेफिनेट केस में क्या, न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन का स्ट्रक्चर है, तो नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन यूनिट हमेशा कैसी रहेगी? सिंगुलर। ये सेंटेंस लिखे 4 समझ लो। न्यूमरल के साथ सिर्फ अगर यूनिट आए तो यूनिट 2 प्रकार की होगी, या तो कॉम्पैक्ट होगी जिसका खुद में मीनिंग होता हो, जैसे रुपए का अपना मतलब है, डॉलर का है, यूरो का है, डे, ईयर, मंथ का है, बोलो है कि नहीं है। लेकिन क्या इंच, फुट, स्कोर का अपने आप में मतलब है? इंच में क्या तुमने किसकी लंबाई नापी, है ना, क्या फुट में, क्या स्कोर में, क्या डजन में, तो ये नॉन कॉम्पैक्ट होगी। जो नॉन कॉम्पैक्ट है उसमें एस नहीं लगेगा यूनिट्स में, ठीक है ना। यहाँ पर कॉम्पैक्ट जो होंगे यूनिट, इसमें एस लगेगा। यहाँ देखो यूनिट में हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है जिसमें नाउन आता है बाद में। क्लियर होगी बात? जल्दी नोट करो इसको। सभी का ही नोट हो गया? रब करें। तो देखो ये हमने पढ़ी डेफिनेट कैटेगरी यूनिट के फॉर्म में। अब पढ़ेंगे कौन सा केस? इनडेफिनिट का। कुछ सेंटेंस हम लिख रहे हैं, तुम लोग एक बार कंसीडर करो उनको तब तक, ठीक है, उसका हम बताते हैं इनको। ये रब कर दें। सेंटेंस लिख रहे हैं फिर से। सभी लोग ये सेंटेंस देखो, प्रयास करो बनाने का इनको, है ना। देखो क्या एरर है इसमें, है कि नहीं है, फिर उसका हम बताते हैं। जल्दी देखो, चलो इसको देखते हैं। देखो इनडेफिनिट के केस में क्या होगा, अब ये इनडेफिनिट का केस पढ़ने जा रहे हैं। तो इनडेफिनिट के केस में क्या होगा, तुम्हारे पास यूनिट लिखी होगी, यूनिट के बाद जब एक नाउन आता है तो हमेशा ये ऑफ के साथ आता है। किसके साथ आएगा? प्लस उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। किसी को डाउट इसमें? पहले यूनिट ऑफ नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आगे देखो, तो यूनिट ऑफ नाउन में क्या होगा, यूनिट जो होगी हमेशा किस में रहेगी? प्लूरल में। बोलोगे तो नहीं? नाउन किस में रहेगा? हमेशा प्लूरल में। और हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। भूलोगे तो नहीं? पहला केस तो होगा यूनिट ऑफ नाउन का, प्लस हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी साथ में इनके? प्लूरल। क्लियर? आगे देखो, जैसे लिखा 5000 रुपीज़ विल बी इनफ। अभी देखो यहाँ पे ये नाउन है, सॉरी न्यूमरल है, उसके बाद यूनिट है और उसके बाद नाउन है। ये पिछला केस आ गया इस सेंटेंस में। तो देखो न्यूमरल के जस्ट आफ्टर जो यूनिट आ रही होगी वो कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। अभी हमने पढ़ा, तो क्या एस गलत नहीं है? यहाँ रुपीज़ होना चाहिए क्योंकि भाई प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो ये सही है सेंटेंस। किसी कोई दिक्कत इसमें? ये सही है। यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यूनिट ऑफ और नाउन, अभी ने बताया यूनिट कैसी होनी चाहिए? प्लूरल में। तो 1000 कहना गलत है अपने आप में, क्या होगा? थाउजेंड्स ऑफ रुपी भी क्या होगा? प्लूरल। थाउजेंड्स ऑफ रुपी भी नहीं लिख सकते हो क्या? रुपीज़। हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। तो यहाँ पे इस क्या है? रॉन्ग।
ये क्या हो गया अपने आप सही, सेंटेंस अब सही हो गया। क्लियर। अगला मिलियन ऑफ पीपल वर वैक्सीनेटेड, तो मिलियन नहीं हो, क्या होगा मिलियंस। ये अपने आप में प्लूरल होता है पीपल, ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि पीपल क्या है अपने आप में प्लूरल। अब वॉज गलत, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब कैसे होना चाहिए प्लूरल। अब ये क्या हो गया सही। आगे 200 हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, यहाँ देखो इसमें क्या है क्वेश्चन में ऑफ भी लगा हुआ है और न्यूमरल भी दिया हुआ है, तो दो तरह सेंटेंस सही हो सकता है। अगर तुम न्यूमरल को नहीं हटाते हो, क्योंकि इसको हटाना यहाँ पे गलत हो जाएगा, मानो तो देखो 2 हटाना गलत है यहाँ से, है ना, क्योंकि लिखा हुआ है। ऑफ हटा सकते हो क्योंकि प्रीपोजिशन सेकेंडरी होता है, ठीक है ना, लेकिन जो नाउन लिखा हुआ है, जो नंबर आया है वो नहीं हटेगा, तो 2 तो होना चाहिए। तो 2 कहोगे तो उसके बाद क्या हंड्रेड्स होगा, क्या होगा 100, और ऑफ भी कैंसिल हो जाएगा, 200 बुक्स। और जब बुक्स होगा तो ये हैज़ गलत है, क्या होगा हैव बीन सोल्ड, क्योंकि प्लूरल है। अगर मान लो किसी केस में 2 हटा दिया जाए तो हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हैव बीन सोल्ड, सिर्फ तब क्या हटा दोगे 2 हटा दोगे, और यहाँ पे बाकी सब सही हो जाएगा अपने आप, हो जाए कि नहीं। आगे 2 सेंटेंस देखो, यहाँ स्पूनफुल लिखा है या हैंड्सफुल लिखा है। तो देखो ऐसी जो यूनिट होती है जिनको जो यूनिट तो नहीं अपने आप में, लेकिन उनको यूनिट बना दिया जाए, ठीक है ना। स्पूनफुल माने क्या होता है, चम्मच भर होता है, ये बना दिया चम्मच भर, ठीक है ना। स्पून को यूनिट थोड़ी ना है, यूनिट तो माइल, किलोमीटर, इंच, डे, ईयर, ये सब है ना, इसको डजन कि स्पूनफुल अपने आप में यूनिट है, लेकिन ये मैनिपुलेट करके इसको बना दिया। तो ऐसी यूनिट्स जो मेडअप यूनिट्स हों, कैसी हों मेडअप यूनिट्स, जो बनाई हुई हों, मेडअप यूनिट्स। ये तुम्हारी क्या हो गई, स्पून, फिस्ट, स्पूनफुल, फिस्टफुल, है ना, और क्या हो जाएगी बाउलफुल, और हैंड्सफुल, और कोई हो सकती, ठीक है, जो भी हो, ठीक है ना, इस तरह से। तो इनके साथ बाद में क्या आता है, इनके साथ ऐड होगा फुल, फुल होगा कि नहीं। और जब भी इसका प्लूरल बनाना होगा हमें तो क्या करेंगे, फुल्स करेंगे, ये अपना में सिंगुलर ही रहेंगे, ठीक है ना, हैंडफुल्स होगा, ठीक है ना, ना कि हैंड्सफुल। क्लियर मेरी बात। यहाँ देखो लिखा है 3 स्पूनफुल, स्पूनफुल, स्पूनफुल्स। अब भाई 3 न्यूमरल है, उसके बाद एक यूनिट आ गई मैनिपुलेटेड, और उसके बाद शुगर है, शुगर तो सिंगुलर ही होगा, ठीक है ना। लेकिन 3 के बाद जो यूनिट आती है वो कैसी रहेगी, सिंगुलर, और सिंगुलर में अपने आप में क्या कहना सही है, स्पूनफुल। स्पूनफुल भी रॉन्ग है और स्पूनफुल्स भी रॉन्ग है। क्लियर। इसी प्रकार देखो हैंडफुल, उसका तो ऑफ आ रहा है, 3 तरह से हैंडफुल दिया हुआ, तो इस केस में ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल होता है, तो यहाँ सोल्जर्स करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैव होगी, और यहाँ पर भी प्लूरल होना चाहिए ना। अभी ने बताया मेड अप यूनिट्स का है, क्या होगा प्लूरल, हैंडफुल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सही है, बाकी दोनों क्या है रॉन्ग। तो यहाँ तक सभी समझ में आ गए, इतना प्रिपेयर करो, ठीक है ना, इसके बाद आगे पढ़ाते हैं बाद में, नोट करो, ठीक है। यूनिट हमने पढ़ा दी थी 2 प्रकार से, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, सभी को आगे समझ में। अगली कैटेगरी फ्रैक्शन, यूनिट का ही पार्ट है। तो फ्रैक्शन में कैसे पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पहले समझ लो क्या होती है, अच्छे से जानते हो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डी न्यूमरेटर मत लिख देना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जानते ही होगे, अंश बटे हर, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। और फ्रैक्शन में होता क्या है कि जो नीचे वाला टर्म होता है, जैसे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल वैल्यू को। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल वैल्यू। और टोटल वैल्यू का कितना पार्ट ये है, ये पार्ट वैल्यू आ जाती है इसमें। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे कहीं अगर लिखा हुआ 3/5, दैट मीन्स 5 अगर टोटल पार्ट्स कर दिए जाए किसी चीज़ के, उसमें से हम 3 की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर कहीं लिखा है 2/7, तो अगर किसी चीज़ के 7 पार्ट्स कर दिए जाएं तो हम कितने की बात कर रहे हैं उसमें, 2 की कर रहे हैं। तो एक्चुअल में 7 में से जिन 2 हिस्सों की बात कर रहे हैं
उसी के लिए हमें चीज़ों को लिखना होता है, ठीक है ना, वही हमारा आंसर होता है। जैसे तुमसे हम कहें कि एक 7 सेंटीमीटर का स्केल है, इसका 2/7 कितना होगा, तो 2/7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम बात तो 2 सेंटीमीटर की ही कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो डिनोमिनेटर टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और न्यूमरेटर उसमें जितने हमने पार्ट लिए होते हैं वैल्यू के उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये बात तो तुम लोगों को पता ही होगी। अब देखो आगे समझो। तो पहली चीज़ फ्रैक्शन देखो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहली जो फ्रैक्शन होती है उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड जो है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो थर्ड है उसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी समझेंगे इसका यहाँ इंग्लिश में कैसे यूज़ हो गया, ठीक है ना। फिलहाल तो 3 होती, कौन सी? प्रॉपर, सेकंड इम्प्रॉपर एंड थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर ली जाए, इसको 2 पार्ट्स में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो ये समझ लो कि प्रॉपर फ्रैक्शन में 2 चीज़ें होंगी, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। शॉर्ट में मैंने ऐसे दिखा दिया। तो फ्रैक्शन तो ये बनी जाएगा ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वो हर जगह ही होगा ऐसा। लेकिन इसमें क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है? छोटा होता है। मतलब अगर ये 2 है, मान लो ये 5 है, तो ये 5 से लेस ही होगा न्यूमरेटर। क्या क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2, 1, 4 ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर डिनोमिनेटर 5 है तो न्यूमरेटर क्या होगा अगर छोटा है? 4, 3, 2, 1, ऐसे तो होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं ना। एक चीज़ और, मान लो कि अगर डिनोमिनेटर हमने कोई भी चीज़ ली और न्यूमरेटर सबसे कम ले लिया। भाई अगर हम 7 टोटल पार्ट्स लिख रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर क्या हो सकता है? मिनिमम 1। बोलो, हो सकता है कि नहीं? कहीं भी अगर अपॉन में 9 है तो मिनिमम क्या हो सकता है? 1, क्योंकि भाई उससे बड़े क्या होंगे? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, लेकिन 1 सबसे मिनिमम होगा ना। तो 1 सभी का पार्ट होगा कि नहीं होगा? हर प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 जरूर होगा, नहीं होगा? 2 की संभावना कम है, 3 की संभावना कम है। कि अगर 1/2 लिखा है तो 3 कैसे आएगा? लेकिन 1 जरूर आएगा। 2/3 लिखा हुआ है तो 1/3 जरूर आएगा, उसके पहले आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर न्यूमरेटर मेरा 1 हो जाए, न्यूमरेटर अगर 1 हो जाए इफ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? डिनोमिनेटर कुछ भी हो, न्यूमरेटर अगर 1 है तो फ्रैक्शन कैसी होगी? यूनिट होगी। क्लियर है? लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन का ही पार्ट, बोलो है कि नहीं? तो अगर हम जैसे तुमसे लिख दें कि इसको यूज़ कैसे करने जा रहे हैं, हम तो एग्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं ना, कि भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट कोई न्यूमरल वैल्यू लेके आ गया और वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, ये पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मान लो हम यूनिट फ्रैक्शन की कैटेगरी की बात करते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया 1/4, ठीक है ना। तो इसमें 2 बातें कही जा सकती हैं 1/4 में। या तुम इसको कहोगे 1, इतना तो पढ़े लिखे हो, या तो 1/4 कहोगे, या फिर क्या कहोगे? 1/4, ये तो बोलोगे। इसके अलावा भी कुछ कह सकते हो क्या? क्यों भाई? या तो 1/4 बोलोगे या 1/4, क्यों भाई? या तो सिंगुलर बोलोगे या प्लूरल, हो सकता है दोनों सही हो सकता है एक सही एक गलत हो, ये हम सीखने जा रहे हैं। तो अगर 1/4 या 1/4 दिया हुआ है तो हमेशा ध्यान रखो यहाँ पे वैल्यू, हम इस वैल्यू की बात करते हैं जो ऊपर होती है, ना कि नीचे वाली की। अभी बताया मैंने कि नहीं? ये तो टोटल पार्ट है, लेकिन हम बात तो 1 की ही कर रहे हैं ना इसमें से। तो 1 पार्ट ये क्या सिंगुलर है ना, तो ध्यान रखना इन दोनों के साथ अगर इज और आर लिखा हुआ है तो क्या यूज़ किया जाएगा? क्या यूज़ होगा? इज, क्योंकि हम यहाँ पे 1/4 लेंगे। ये जो 1/4 है ये क्या है यहाँ पे? रॉन्ग। क्लियर? तो अगर 1/4 लिखा हुआ कहीं तो 1/4 इज एडिक्वेट, प्रॉपर, या जो भी हो। क्लियर?
आगे सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, बस इतना ही समझो। कोई दिक्कत किसी को? तो इसमें तुम्हें समझ में आया क्या होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, है ना, और न्यूमरेटर क्या होगा 1। सेकंड कंडीशन नॉर्मल प्रॉपर फ्रैक्शन की बनेगी, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये तो होता ही, ये हमने ऊपर लिख ही दिया। सेकंड कंडीशन प्रॉपर फ्रैक्शन की बनेगी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। हम इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया 2/3 ले लिया कि नहीं लिया? या हमने 3/5 ले लिया, जो भी तुम्हें लेना हो। क्लियर? अब इसको भी दो तरीके से बोल सकते हो। फिर से क्या बोल सकते हो? देखो ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है और 1 भी नहीं है, तो यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। यूनिट फ्रैक्शन भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना, बस वहाँ पे जो न्यूमरेटर होता है वो 1 होता है। न्यूमरेटर 1 से बड़ा हो और डिनोमिनेटर उससे ही बड़ा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? ये तो पढ़ा ही होगा मैथ में। तो अब दो तरीके से इसको ही बोल सकते हो। या तुम बोलोगे 3/5, या फिर क्या कहोगे 3/5। इसके अलावा कुछ बोल सकते हो क्या? इसके अलावा बोल सकते हो क्या भाई? क्यों पहले वाले क्यों हम ऐसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम बता चुके हैं न्यूमरल वैल्यू होगी उसमें ऐसी एस नहीं जोड़ते हैं, तो इसमें लग नहीं सकता। तो या तो इसमें लगेगा प्लूरल में या इसमें लगेगा। क्लियर? ये इसका क्या है? सब्जेक्ट है। इसको हम बोलते ही है, ठीक है ना। इसको हम क्या पढ़ें? ये वाला या ये वाला? ठीक है ना, इसको ये हम बात बता रहे हैं तुम्हें। तो इसमें क्या होता है? अब 3 अपने आप में प्लूरल नंबर है ना। अगर 3 प्लूरल है तो इनके साथ यूज भी क्या होगा? क्या यूज होगा? इज और आर में क्या यूज होगा लक्ष्मी? आर यूज होगा, ठीक है ना। तो हम जैसे ही 3 लेंगे तो ये अपने आप में 3/5 कहना यहाँ क्या हो गया? गलत। क्या होगा? 3/5। और यहाँ पे अगर ये प्लूरल है तो आर ही आएगा, इज आ नहीं सकता, ठीक है ना, यहाँ आर नहीं आ सकता। क्लियर? किसी को डाउट है? कर लोगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखो। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? जैसे प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में क्या होता है? इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो मैं एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा ही। हम इसी को पलट दे रहे हैं, 5/3 लिख दिया इस पर। मेरी समझ आ रही कि नहीं? तो भाई इसमें हमेशा ध्यान रखना है, इसमें क्या बोलेंगे? इसमें इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलने के तरीके दो बनेंगे फिर से। क्या? या तुम बोलें 5/3, या फिर क्या बोल सकते हैं 5/3। 3 तो नहीं लिखे कोई, है ना। 2 की बात करेंगे नहीं, वो हाफ के फॉर्म में आता है, आगे पढ़ेंगे उसको। 3 आएगा, 3rd, 4 आएगा, 4th, 5th, 6th, वो तो चलते हैं वैसे। तो इसमें भी वही सेम बात कि इसमें क्या करें हम? भाई जो नीचे आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, वो तो प्लूरल है ही है, तो थर्ड्स तो होना ही चाहिए। लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? जो ऊपर है, और तो ऊपर तो अपने आप ही बड़ा ही होगा, इस बार से नहीं होगा। तो इस और अगर आर में चूज करना है तो क्या आएगा इसमें लक्ष्मी? इसमें आएगा आर। आर आएगा, ये इस क्या है? गलत है। और यहाँ पे क्या आएगा? 5/3 ना कि 5/3। क्लियर? किसी कोई डाउट है? नहीं ना। इसका नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे उन्होंने ले दिया एग्जांपल 3 होल 1/4, है ना। इसको इंग्लिश में कैसे रीड करते हैं? इसको इंग्लिश में पढ़ने के दो तरीके फिर से। 3 and 1/4, या तो ये बोल सकते हो, या फिर 3 and 1/4 बोल सकते हो, है कि नहीं। अब तो हमें बताओ, अगर 3 के बाद एंड लिख के अगर ये लिखा हुआ है, यहाँ की जो बात थी तो पहले वाली हो गई ना, जैसे वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अब होता है क्या है कि कंबाइंड फॉर्म इसका देखा जाता है, क्योंकि हम पूरी वैल्यू ले रहे हैं, ना कि सिर्फ 1/4, है कि नहीं। और वैसे भी दो अगर सब सिंगुलर नंबर जुड़ जाते हैं तो प्लूरल बन जाते हैं। यहाँ तो वैसे भी 3 प्लूरल है पहले से ही, और प्लस एंड से ऐड भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें भी क्या होगा? अगर हमें इज और आर में एक चूज करना है तो क्या चूज किया जाएगा? आर।
मेरी बात समझ में आ रही क्या? आर चूज होगा, इस क्या है यहाँ पे रॉन्ग, और इसी के हिसाब से क्या आएगा फोर्स, ये रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि लिखा क्या है, ये 3 होल 1/4 का मीनिंग पता है ना सभी को। जैसे कहीं लिखा है 2 होल 1/3, अगर ये लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है 2 + 1/3, दैट मीन्स 7/3। ये क्या है अपने आप में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जिस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यूज होगी उस प्रकार से मिक्स फ्रैक्शन भी है ना, ये बन तो जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही ना, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स में चेंज कर सकते हो, प्रॉपर कैसे चेंज करोगे? क्योंकि डिवीजन जब होना चाहिए ना, डिवाइड तो यहीं हो सकता है क्योंकि ये बड़ा है न्यूमरेटर, ठीक है ना। यहाँ तो न्यूमरेटर स्मॉल है, तो यहाँ तो डिवाइड होगा ही नहीं। जब डिवाइड ही नहीं होगा तो चेंज कैसे होगी फ्रैक्शन? और तो कुल मिला के मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक अलग रूप होता है ना, एक अलग टाइप है, बस लिखने का तरीका चेंज होता है। किसी कोई डाउट इसमें? तो देखो 7/3 जैसे यहाँ पे आ गया, फिर से क्या आ जाएगा 7/3। क्या लिखेंगे 7/3, तो भी आ रही आएगा। और हम ये लिखें अगर जैसे यहीं पे इसको लिखना है तो 2 and 1/3, यही तो लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 and 1/3 आर। इस 1/3 को अलग मत कर देना, आप हमने बताया सब्जेक्ट ऐड हो गए हैं इसलिए प्लूरल। और इसका चेंजमेंट भी क्या होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो ऐसे भी प्लूरल बनेगा। किसी कोई डाउट? सभी लोग कर लोगे? यहाँ तक किसी कुछ पूछना हो तो बताओ भाई। समझ में आए सभी को? नोट करो जल्दी से इसको। एक चीज और ध्यान दे दो, यहाँ लिख लो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये क्या अपने आप में प्लूरल है, न्यूमरेटर कैसा है प्लूरल। तो ध्यान रखो प्लूरल न्यूमरेटर है अगर, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी होगी, ठीक है ना। यहाँ भी सेम, न्यूमरेटर कैसा है प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी प्लूरल होगी, इसलिए लिख दिया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर न्यूमरेटर देखो समझ लो, न्यूमरेटर यहाँ कैसा है सिंगुलर है, न्यूमरेटर कैसा है यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी सिंगुलर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इसलिए हमने इज लिया। यहाँ पर भी क्या है न्यूमरेटर जो है ना, जो फुल पार्ट है वो कैसा है, ये पूरा पार्ट इसमें क्या है ये वाला, ये प्लूरल है, और इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी प्लूरल। ये लिख लेना ठीक है ना, साथ में याद रहेगा। देखो सभी ने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक है। इसमें किसी कोई डाउट है? बहुत अच्छी बात है। यहाँ जहाँ भी सिंगुलर लिखा है ये न्यूमरेटर के लिए लिखा है, ठीक है ना, जहाँ प्लूरल लिखा हुआ ध्यान रखना, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। चलो एक और कैटेगरी पढ़ते हैं इसके बाद। देखो अगर इस तरह 6 यूनिट दी गई, इनकी कभी बात की जाए, इनसे रिलेटेड कोई बात हो, अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड, पीरियड, याद करना तो AWDHSP ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना, ऐसे याद करना। अवध KSP, के ना लगा देना अपनी मर्जी से, नहीं तो कोई एक सातवीं तो गायब हो गई, के भी था उसमें। अवध AWDH, अवध बोलते हैं लखनऊ को, SP, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो जब भी ये 6 कैटेगरी दी जाए, इनसे रिलेटेड किसी भी चीज़ की बात की जाए, ठीक है, यूनिट की, तो करना क्या है, जब भी आ जाए, अगर इनका सेंस यूनाइटेड है, कैसा है यूनाइटेड, तो या तो यूनाइटेड सेंस हो सकता है, या फिर ये कैसे दिखा रही होंगी डिवाइडेड सेंस दिखा रही होंगी, है ना, बटी हुई दिख रही होंगी डिवाइडेड सेंस। अगर यूनाइटेड सेंस में पूछ ली जाए, दे दिया जाए इनको, तो यूनाइटेड सेंस हमेशा क्या आएगी इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और अगर डिवाइडेड है सेंस तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ठीक है ना, ये ऐसे समझ सकते हो। किसी कोई दिक्कत? प्लस करना है, ठीक है ना, कुल मिला के, भूलोगे तो नहीं। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा,
500 रुपीज़ वर डोनेटेड। एक और सेंटेंस है, जैसे ये दोनों सेंटेंस लिखे हुए हैं, पहले इनको समझो। 500 रुपीज़ वॉज वर डोनेटेड या 500 रुपीज़ वॉज वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द बेगर्स। अगर पहला सेंटेंस तुम देखोगे तो यहाँ पर 500 रुपीज़ क्या किए गए, डोनेट किए गए। भाई इसमें सेंस यूनाइटेड है इसके मामले में। भाई अमाउंट तो ये है ना, हमने अमाउंट कैटेगरी ली ना, तो अमाउंट की कैटेगरी यहाँ आई, 500 रुपीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये लिखना सीख गए, 500 रुपीज़ होगा, हंड्रेड्स नहीं होगा यहाँ पे, ये तो हम पहले बता चुके हैं, डेफिनेट यूनिट बताई थी अब। तो 500 रुपीज़, इन दोनों में चूज़ क्या करें, वॉज या वर। तो देखो यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है वो कैसा है, यूनाइटेड। भाई 500 रुपये एक साथ दान कर दोगे कि कहा पहले 20 दिए हमने, फिर 30 दिए और 35 दिए, लिखा होना चाहिए था या फिर लिखा ही नहीं है, इसका मतलब एक साथ दिया गया। और जब यूनाइटेड सेंस आ जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज, ये वर यहाँ पे क्या है, रॉन्ग। तो बोला जाएगा 500 रुपीज़ वॉज डोनेटेड, 500 रुपया दान किया गया। आगे देखो 500 रुपीज़ वॉज वर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ तो बांटे जा रहे हैं ना भिखारियों के बीच में, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बेगर्स के अमंग। तो जब बांटे जा रहे हैं तो किसी कुछ डिवीज़न का सेंस आ गया ना, डिवाइड है ना यहाँ पर रुपये, सबको तो 500 देने दिए होंगे, यहाँ लिखा ही है 500 रुपयों को बांटा गया, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस आ गया, डिवीज़न का सेंस आ गया, इसलिए हम क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तब यहाँ वॉज रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे कैसा है, यूनाइटेड सेंस है, और यहाँ कैसा है, डिवाइडेड सेंस है। किसी कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल देखो, जैसे लिखा है 20 माइल्स is are covered on foot। लिखा है 20 मील चला गया, ऑन फुट मतलब पैदल, ठीक है ना। अब अगर पैदल चला गया तो भाई पैदल चला गया, और कोई बात तो की नहीं जा रही, सेंस कैसा है, यूनाइटेड है, इसलिए हम क्या इसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ कर लेंगे। इस यहाँ सही है बिकॉज ऑन फुट लिखा हुआ है, तो यहाँ तक तो सेंटेंस सही है, लेकिन हमने कहीं अगर यहाँ पे आगे लिख दिया ऑन फुट एंड बाय कार, तो अब देखो कुछ दूरी 20 माइल्स की पैदल चली गई है और कुछ कार से, तो डिवाइडेड सेंस हो गया। और डिवाइडेड सेंस होगा तो इस बार क्या लगेगा, आर लगेगा इस बार, है ना। आर किसके लिए आएगा, बाई कार के लिए। कर लोग सभी लोग, किसी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक जब सेंटेंस लिखा हुआ था ग्रीन से, तो यहाँ इजी आएगा क्योंकि यूनाइटेड सेंस है। लेकिन अगर हमने एंड बाई कार भी लिख दिया, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, तब डिवाइड सेंस हो जाएगा, ठीक है ना। कई चीज़ों में बटी हुई है ये दूरी, डिस्टेंस बटी कि नहीं बटेगी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसलिए क्या लगाएंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो आर आएगा। समझ गए सभी लोग, जल्दी से नोट कर लो। इसको रब करें। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? चलो भाई आगे देखते हैं। अगली एक्सरसाइज देखो, कुछ सेंटेंस हम लिख रहे हैं, सभी लोग नोट करो पहले तो। सभी लोग इनको नोट करो, एक बार ट्राई करो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ की जाएगी, ठीक है ना। जल्दी देखो, सभी ने कर लिए, आए। पहले वाले में क्या होगा, इज या आर,
पहले वाले में आर होगा, दूसरे वाले में इज होगा, तीसरे में आर। माने तुम्हें समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हुआ? देखो इसमें क्या होगा, आर फिर आर और इसमें आर। तो देखो ये सेंटेंस दिए गए हैं ऊपर के 3 सेम है। तुम इसमें देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का, इसमें एक नाउन दिया हुआ है, ठीक है ना, फिर एक ऑफ दिया है, दैट मीन्स प्रीपोजिशन दिया हुआ है, और उसके बाद एक दूसरा नाउन दिया हुआ है, ठीक है ना, उसके साथ उसका एडजेक्टिव है, इससे मतलब नहीं, ठीक है ना, नाउन है कि नहीं है। तो जब भी इस तरह सेंटेंस हो, देखो फिर से यहाँ पे नाउन और उसके बाद आगे अगला नाउन, फिर से एक नाउन और फिर से एक नाउन, और किससे ऐड है ये सभी? एक प्रीपोजिशन से। बोलो है कि नहीं? ये सभी वैसे ही कैटेगरी सेंटेंस है कि जो जिसमें 2 नाउन दिए गए हैं और दोनों नाउन एक प्रीपोजिशन से कनेक्ट है कि नहीं। तो ध्यान रखना, इसको एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये एक्सरसाइज किसकी है? एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी जानते हो? प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नियरनेस, करीबी। जनरली क्या होता है जब सेंटेंस बोलो, है ना, हम लोग सीख रहे होते तो, अंग्रेज तो है नहीं, तो स्टार्टिंग में तुम सीख रहे होगे या लिख रहे होगे तो जनरली लोग क्या करते हैं, जो करीब होता है, जो नियर होता है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चूज कर लेते हैं। और लगता भी द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन इज, गार्डन के साथ हमने इज लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर दिया होगा तो इसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें तुम्हारा एक सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट 1, उसके बाद क्या आया होगा? प्रीपोजिशन आया होगा। बोलो आया कि नहीं? उसके बाद क्या आ रहा है? सब्जेक्ट 2। तो जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो सब्जेक्ट 1 जिस प्रकार का है, सब्जेक्ट 1 जिस तरह का है उसी के अकॉर्डिंग क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सब्जेक्ट 1 अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? अगर ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। और अगर सब्जेक्ट 1 प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। इससे मतलब नहीं है, इससे। क्लियर? मानो ये समझ में आई? तो सिंगुलर सब्जेक्ट 1 कैसा है? अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट 1 अगर प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और होगा कब? जब 2 सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से कनेक्टेड हो। क्लियर? किसी को डाउट यहाँ तक? तो अब देखो, जैसे पहले सेंटेंस तुम लोगों ने बताया द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन इज आर ब्यूटीफुल। तो देखो फ्लावर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है फर्स्ट, और फ्लावर्स की बात की जा रही है। फ्लावर्स ब्यूटीफुल है ना, कि गार्डन ब्यूटीफुल की बात की जा रही है? फ्लावर्स की बात की जा रही है। तो फ्लावर्स अगर प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो ये सही है, इसका यहाँ पे रॉन्ग, यहाँ पे इसका मतलब नहीं। क्लियर? सिमिलरली प्रॉब्लम क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल नाउन में भी क्या होती है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हमेशा ध्यान रखो। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम किसको लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? इज। आर क्या है यहाँ पे? रॉन्ग, ठीक है ना। ये प्रीपोजिशन तो अलग है। अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो 2 नाउन कनेक्ट कैसे होंगे? ठीक है, ध्यान रखो। इसके बाद अच्छा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको, 100 लिखा था ना सर ने, पहले जो डेफिनेट इनडेफिनेट की पढ़ी थी उसमें क्या लिखा हुआ था? हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़। उसमें न्यूमरल वैल्यू थी, यूनिट थी, ठीक है, नहीं थी। इसमें यूनिट नहीं है, देखो सभी हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ लिखते थे तब सही था, तो दोनों ही प्लूरल होते थे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब थी। लेकिन यहाँ ऑफ तो है, आगे कुछ भी हो, लेकिन जो पहला है वो यूनिट नहीं है, ये कोई एक नंबर है, ये सॉरी ये एक नाउन है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या था? वो यूनिट थी। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखो। इसी प्रकार जब आर्टिकल आया तो यहाँ रिपोर्टर्स मतलब नहीं, तो आर्टिकल्स कैसे हैं? प्लूरल हैं, तो प्लूरल के हिसाब से क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आर आएगी। ये इस क्या है यहाँ पे? रॉन्ग। किसी कोई समस्या आ रही? अब ये 3 सेंटेंस और देखते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है तीनों सेंटेंस। जब भी सेम स्ट्रक्चर दिया हो तो देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट यहाँ पे है ना, जो सब्जेक्ट यहाँ पे, वही प्रीपोजिशन के बाद सेम सब्जेक्ट फिर से आ रहा होगा, ये सेम है। और जब भी ऐसा होता है तो ध्यान रखो, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी इसके बाद। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो ध्यान रखो, ये दोनों सब्जेक्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? सिंगुलर यूज़ किए जाते हैं। कैसे यूज़ किए जाते हैं? सिंगुलर। और हेल्पिंग वर्ब भी कैसे होती है? सिंगुलर, क्योंकि एंड से जुड़ी नहीं हुई है,
प्रीपोजिशन से कनेक्टेड है। अगर एंड से जुड़े होते हैं दो सिंगुलर तो प्लूरल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेजेस आफ्टर पेजेस कहना रॉन्ग है, क्या कहा जाएगा, पेज आफ्टर पेज, ठीक है ना। क्या होगा, पेज आफ्टर पेज, और ये आर नहीं होगा, क्या होगा, इज। क्लियर। आगे देखो, डोर्स टू डोर्स लिखा है, नहीं, क्या होगा, डोर टू डोर, डोर टू डोर, और यहाँ आर नहीं, क्या, इज। आगे देखो, वर्ड्स फॉर वर्ड्स, ठीक है ना। तो वर्ड्स फॉर वर्ड नहीं, क्या, वर्ड फॉर वर्ड, एक के बाद एक शब्द, सटीकता है इसमें। ध्यान रखना, यहाँ पर टू के साथ एरर दिया जाता है, टू नहीं आता है, क्या आता है, फॉर आता है, ये बात ध्यान रखना। तो वर्ड फॉर वर्ड क्या हो जाएगा, इज, ना कि आर। समझ में आया सभी को। तो दोनों स्ट्रक्चर पता चले। यहाँ पर क्या है, नाउन का रिपीटिशन हो रहा है, सब्जेक्ट जो यहाँ पे वो यहाँ पे भी है, और प्रीपोजिशन से कनेक्टेड है, तो हमेशा दोनों ही सिंगुलर होंगे, हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर, ठीक है, नोट करो। रब करें इसको, आगे देखो भाई, इसमें किसी कुछ पूछना था। देखो फ्रैक्शन के ये अलग कैटेगरीज मिलते हैं इस बार, ठीक है ना। तो प्लस कुछ हेल्पिंग वर्ब आ रही होगी इसमें, बोलो आ रही कि नहीं। अगर फ्रैक्शन दिया है किसी नाउन का, और तुम जानते हो कि फ्रैक्शन अगर दिया है तो फ्रैक्शन दो प्रकार से हो सकता है, कैसे कैसे। तो पहला ये हो जाएगा जैसे लिखा हो 1/5 ऑफ 200 स्टूडेंट्स इज आर इंटेल, अरे कुछ भी हो, ठीक है ना, इज आर, हेल्पिंग वर्ब तो ध्यान रखना। 1/5 ऑफ 200 स्टूडेंट्स लिखा इज आर, ठीक है। यहाँ पर अब तुम क्या लगाओगे, इज आर। अब तुम अच्छे से जानते हो कि यहाँ पे एक नाउन दिया है, ये भी तो एक नाउन है, ऑफ का स्ट्रक्चर है, उसके बाद एक दूसरा नाउन है, दूसरा सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट 1 ऑफ सब्जेक्ट 2, तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग लगानी। अब सब्जेक्ट 1 में जाओगे, 1/5 लिखा है, उसके अकॉर्डिंग तुम क्या लगा दोगे, इज लगा दोगे, और तुरंत ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसी फ्रैक्शन होती हैं जिसमें वैल्यू सॉल्व हो जाती कि नहीं। यहाँ जो 200 स्टूडेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे आगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में ऑफ लिखा तो है, और ऑफ का मीनिंग तुम्हें पता ही है, ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 1/5 है तो 1/5, कितने का, 200 स्टूडेंट्स का, तो 200 स्टूडेंट्स हो गए। ये सॉल्व थोड़े ना करना है, तो कॉमन सेंस की बात है। 5 से कट करो, कितना आ गया, 40 स्टूडेंट्स आ गए। कुल मिला के ये पूरा लिखने का मीनिंग ये है कि वो 40 स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, और 40 स्टूडेंट्स अपने आप में प्रांसिस सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल। तो अगर प्लूरल है तो क्या आएगा, प्लूरल और आनी चाहिए, बोलो आनी चाहिए कि नहीं। एक और चीज़ देखते हैं, जैसे इसी जगह हमने यहाँ पे ये वैल्यू सॉल्व हो सकती है, हमने यहीं पे एक कुछ और वैल्यू लिख दी, जैसे हमने लिख दिया 1/5 ऑफ द वर्क इज आर कंप्लीटेड, ऐसे लिखा हुआ है, मान लो ऐसे लिख लो, चलो कंप्लीट कर लो, है ना। तो 1/5 ऑफ द वर्क लिखा हुआ है। अब देखो फिर से वही स्ट्रक्चर कि 1/5 तो दिया है, तुम 1/5 कर भी लोगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई लगा लोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है ना, ऑफ का मीनिंग, यहाँ ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, ध्यान रखो इन दोनों में ही। लेकिन जब तुम द वर्क पे पहुँचोगे तो वर्क का मल्टीप्लाई कैसे निकालोगे 1/5, भाई ये तो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन का अगर 1/5 निकालोगे तो वो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। और हम अच्छे से जानते हैं चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, अभी हमने बोला थोड़ी देर पहले, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे इस कहना सही अपने आप में, आर क्या है यहाँ पे, रॉन्ग। क्लियर, यहाँ पे इज रॉन्ग। किसी को डाउट, तो ध्यान रखो। तो 3 चीज़ें हो सकती हैं भाई, अगर यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन बन रहा हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर।
होगी। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन बन रहा हो तो क्या होगी, प्लूरल होगी हेल्पिंग वर्ब। और अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो भी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। क्लियर, भूलेगा तो नहीं कोई? तो दोनों सेंटेंस नोट कर ले, फर्स्ट सेकंड, जल्दी नोट करो। देखो इसकी अलग कैटेगरी से देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखो फ्रैक्शन दिया हुआ है, तुम अच्छे से जानते हो कि परसेंटेज भी फ्रैक्शन वैल्यू दिखाता है कि नहीं। मान लो कुछ देर के लिए कि ये फ्रैक्शन की जगह यहाँ पे हम कोई न्यूमरल परसेंट कर दें। क्या कर दें, न्यूमरल परसेंट ऑफ नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाए, तब कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ 1/5 की जगह कर दे रहे हैं 20% कर दिया हमने, या लिख दे रहे हैं, ठीक है 20%। सेम यहाँ भी वैसे कर दे रहे हैं, क्या 20%। तो क्या न्यूमरल परसेंट नहीं, न्यूमरल मतलब नंबर है, इसमें परसेंट लिखा हुआ, लिखा है कि नहीं लिखा। तुम अच्छे जानते हो कि 20% अगर लिखोगे तो क्या करोगे, 20% में क्या करोगे 20, और परसेंट मतलब क्या होता है बटे 100, अपॉन में 100 होता है कि नहीं। अब क्या करो, फिर से ये कैलकुलेशन करोगे, 2 0 कैंसिल, 22 जा 40 स्टूडेंट्स अब भी आ रहे हैं, मान लो 30 कर लो, चेंज करने के लिए 60 हो जाएगा वहाँ पर, हो जाए कि नहीं हो जाएगा। तो अब भी तो सेम कंडीशन बन रही है कि जो 20% ऑफ 200 स्टूडेंट्स लिखा है ये भी सॉल्व हो सकता है। दैट मीन्स बात ओवरऑल की जा रही 40 स्टूडेंट्स की, और तब भी क्या आएगा आर। बात समझ में आ रही कि नहीं। इसी प्रकार से यहाँ 20%, तो 20% मतलब 20/100 ऑफ अनकाउंटेबल नाउन करने जा रहे हो तो भाई वो भी तो अनकाउंटेबल ही रहेगा ना। अनकाउंटेबल तुम फ्रैक्शन पे ही गए ओवरऑल, तो नियम तो वही है, अगर ये लिख दिया जाए तो भी वही चीज़ हो जाएगी, सेम वही चीज़ लगेगी। तो ये सब अपने आप में क्या है यहाँ पे सही। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनेगा अगर तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, प्लूरल आ रहा कि नहीं, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और अनकाउंटेबल नाउन आएगा यहाँ पे तो क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों ही केसेस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाए अगर यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद, अगर सॉल्व हो रहा है तो क्या आएगी, हमने भी पढ़ा था द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन, उसमें सॉल्व कर पाओगे ऑफ जय मल्टीप्लाई लगा के, वहाँ ऑफ एक प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पर ऑफ क्या है, एक मल्टीपल वैल्यू को दर्शा रहा है। जैसे तुम पढ़ते हो ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है, वर्ड मास वाला नियम पढ़ा है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, नोट करो, सभी नोट कर लिया। देखो अगली कैटेगरी, तो इससे पहले हमने पढ़ा फ्रैक्शन ऑफ नाउन, ठीक है, उसको सॉल्व किया। न्यूमरल परसेंट से भी फ्रैक्शन ही आएगी, तो नियम वही है सारे सॉल्व करने के बाद। तीसरी बात क्या, इंग्लिश में क्या होता है, कई बार डायरेक्ट लिखा होता है द परसेंटेज ऑफ दिस नंबर, क्या लिखा होता है, परसेंटेज ऑफ दिस नंबर। जैसे हमने लिखा है, तो इसमें क्या आ सकता है, द परसेंट और परसेंटेज ऑफ नाउन, ठीक है ना। तो सेंटेंस जैसे हम लिख दिए हैं, जैसे लिखा है द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज आर एब्सेंट। मेरे समझ में सभी क्यों नहीं, किसी को दिक्कत। एक और लिख दिया द परसेंट, या परसेंटेज भी लिख लो, दोनों में ही है, ठीक है ना, ऑफ वर्क इज आर। क्लियर। तो ये दो सेंटेंस दिए हुए हैं, द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज आर एब्सेंट या द परसेंट परसेंटेज, दोनों में ही हो सकता है ना, दोनों में लिख लो। इसमें कोई रियल वैल्यू तो दे नहीं रखी है भाई। परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन 100। मान लो कोई वैल्यू दी भी जाती है, अगर यहाँ पे 20% होता है, तुम क्या करते हो 20 लिखते हो, अपॉन में क्या, अपॉन 100, और ऑफ के बाद मल्टीप्लाई करते हो इससे।
लेकिन क्या कुछ भी दिया है क्या? नहीं दिया है ना। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो, सेम यहाँ पे भी अपॉन 100 तो है, लेकिन ऊपर तो कुछ दिया नहीं है ना, यहाँ पे पता नहीं क्या है, ठीक है ना। तो इनटू में क्या है? कुछ नहीं। मेरी समझ में आ रही सबको? नहीं, क्यों नहीं आ रही? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं इसका मतलब यहाँ पे। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो तुम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करोगे? हमेशा सिंगुलर। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी? तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या आता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। कभी प्लूरल का केस नहीं आएगा, ध्यान रखना। समझ गए हो कि नहीं? चाहे 50 लिखे हो, चाहे 40 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल हो, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, तीनों ही कंडीशन में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? नोट करो, यहाँ ये जरूर हाईलाइटेड कर लेना इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पर सेंस कैसा है? इस जगह पे सेंस कैसा मेरा? इनकम्प्लीट है। तो अनकाउंटेबल नाउन जैसे यूज होता है, ठीक है ना। क्या है? सेंस इनकम्प्लीट है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन की तरह ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, ठीक है ना। नोट हो गया सभी का? रब कर दें, किसी कोई दिक्कत? तो क्रम डाल लो ABC, जहाँ से हमने स्टार्ट किया दोबारा अभी, ठीक है ना। तो वहाँ ABC नंबर डाल लो, पहले फ्रैक्शन वाले में डाल लो, परसेंटेज वैल्यू वाले में भी डाल लो, ठीक है ना। और ये परसेंटेज वाला इसमें C डाल लो। देखो D कैटेगरी और देख लो, छोटी सी, ठीक है ना। D में क्या होगा? देखो जैसे कुछ वर्ड आ जाएं, क्या? सम, मोस्ट, हाफ, रेस्ट, क्वार्टर, क्या ये सभी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं? करते हैं ना। फ्रैक्शन तो बताते हैं, सम कुछ भी, कोई फ्रैक्शन हो सकती है। जब 10 में हम 1 लिया तो 1/10 हो गई फ्रैक्शन, 2 लिया तो 2/10 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं, 3/10 हो जाएगी। और हर चीज़ को तुम सम बोलोगे, मतलब 10 में हमने 1 टॉफ़ी ली, 2 टॉफ़ी ली और तुम्हें पता नहीं है, तो 1 2 3 4 जितनी भी होंगी तो सम ही बोलोगे। तो सम फ्रैक्शन दिखाता है। मोस्ट तब होगा जब 5 से ज़्यादा हो जाएंगे, 10 की बात करें अगर तो। हाफ मतलब जब 5 होंगी। रेस्ट मतलब जो हमने ले ली उसके अलावा जो है। क्वार्टर मतलब उसका 1/4, 10 का 1/4 2.5, 2.5 है ना, 2.5। क्लियर मेरी बात? तो जब भी ये ऐसा स्ट्रक्चर दिया हो और इसके साथ तुम्हें क्या दिया होगा? एक प्रीपोजिशन ऑफ, तो फिर उसके बाद नाउन आ रहा होगा। क्यों भाई? नाउन आ रहा होगा ना। जैसे हमको सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है ना। सेंटेंस लिखो पहले जल्दी से, जैसे लिखा हुआ है, एक मिनट रुको, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद मान लो जैसे मेरा इज और आर हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब भी चूज़ करनी है इसके बाद कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ भी वही लिखा हुआ है, इज आर, और यहाँ पर भी इज आर। किसी कोई दिक्कत? तो इन सभी सेंटेंस में देखो क्या होगा, मोस्ट लिख दिया है जैसे हमने बताया। देखो इनमें से कोई एक वर्ड आ रहा, मोस्ट हमने यूज़ कर लिया एक बार। ऑफ द ज्वेल्स, ये तुम्हारा जो ज्वेल्स लिखा हुआ है ये अपना प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि नहीं? क्या ये? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और अगर एक प्लूरल काउंटेबल नाउन हमेशा क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। क्लियर? अगर ये प्लूरल है तो क्या आएगा? प्लूरल। तो यहाँ पे आर सही, इस क्या है? रॉन्ग। इसी प्रकार ये ज्वेलरी लिखा हुआ है ना, देखो ज्वेलरी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन होता है तो क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हमेशा। इज होगा यहाँ पे, ये आर गलत है यहाँ पे। क्लियर? यहाँ क्या हो गया? इज। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, फिर से प्लांट्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन।
बोलो है कि नहीं? तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। फिर यहाँ इज रॉन्ग हो गया। मोस्ट ऑफ द ब्रिज, ब्रिज क्या है अपने आप में? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल होता है ना इसका, ब्रिजेस। रोड लिख दो, रोड्स हो जाएगा, होता है ना, एक रोड, दो रोड, तीन रोड, एक ब्रिज, दो ब्रिज, तीन ब्रिज, पढ़े हो कि नहीं? तो ब्रिज का होता है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब ये सिंगुलर इसलिए क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे आर रॉन्ग। तो जिस प्रकार का यहाँ पे नाउन आ रहा होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल है, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। समझ में आई सबको बात? दैट मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर, ठीक है। और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? प्लूरल। किसी कोई दिक्कत? जल्दी से लिखो इसको, कुछ सेंटेंस और दे देते हैं फिर हम। देखो कुछ सेंटेंस और देख लो, ये सभी नोट कर लिया ना? जैसे इसी में कुछ सेंटेंस देखो, सम, मोस्ट, रेस्ट के लिए तो ये कंडीशन लग जाएगी, तुम इसी में रेस्ट भी लिख दो तो भी हो जाएगा, सम लिख दो तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मान लो हाफ या क्वार्टर का केस है तो कैसे होगा? हाफ तुम्हें पता ही है 1/2 होता है, 2 में से एक हिस्सा। क्वार्टर होता है 4 में से एक हिस्सा, 1/4, ठीक है ना, 1/4। जैसे हम हाफ के लिए लिख लेते हैं, जैसे में लिखा है हाफ ऑफ द बुक इज आर रेड, उसका लिख दिया हाफ ऑफ द बुक्स इज आर रेड। लिखा है हाफ ऑफ द डिबेट इज आर बोरिंग। एक लिखा है हाफ ऑफ द ऑफिसर्स हैज़ हैव अटेंडेड द मीटिंग, ये लिखा हुआ है, ठीक है। 4 सेंटेंस, इस पे ध्यान दो जरा। तो पहले में क्या हो सकता है? हाफ ऑफ द बुक इज होगा या आर होगा? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। इज होगा, इज हो गया, चलो। अगले में क्या होगा? आर होगा। इसका लेकिन मीनिंग समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो यहाँ लिखा है हाफ ऑफ द बुक, हाफ भी तो अपने आप में 1/2 ही होता है ना, तो 1/2 और मल्टीप्लाई हो रहा है बुक से, और बात की गई किसकी? पढ़ने की। तो बुक को पढ़ने की बात की गई, दैट मीन्स बुक का आधा हिस्सा पढ़ लिया गया। तो हाफ के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा? इज होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग इज आर चूज करते हैं, सिंगुलर प्लूरल। आई ने बताया वहाँ हर जगह लिखा है। तो ये सिंगुलर है और इस वजह से हमने किसका यूज़ किया है? इसका। अगला है हाफ ऑफ द बुक्स, मतलब मेरे पास 7-8 बुक्स हैं, मान लो 10 बुक्स हैं, तो 10 में आती मतलब 5 वो पढ़ ली गई हैं, तो सिंगुलर होगा प्लूरल होगा? प्लूरल। और ये यहाँ से क्लियर भी हो रहा है क्योंकि नाउन कैसा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए क्या होगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। क्लियर। अगला हाफ ऑफ द डिबेट, डिबेट सिंगुलर है ना, सिंगुलर एक सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है ना। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज, क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ये यहाँ पे क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सॉरी प्लूरल नाउन, ठीक है ना। और ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन, काउंटेबल जरूर लिखा करो, ठीक। ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर। तो यहाँ क्या आएगा? इज। आर यहाँ पे कहना गलत है। अगला देखो हाफ ऑफ द ऑफिसर्स, ऑफिसर्स की बात की जा रही है ना, क्यों? क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है ना, प्लूरल है इसलिए क्या आएगा? हैव। यहाँ पे हैज कहना क्या है? गलत। किसी कोई दिक्कत? तो सभी लोग यहाँ तक प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना। ये सारे हम लोगों ने कर लिए, सेंटेंस के क्रम डाल लेना। ये वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। फिलहाल तैयार करो, अगली क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है ना, नाउन की। ओके।